दोस्तों नमस्कार। भारत की पहचान तीन शब्दों से ही की जा सकती है, गंगा, गांधी और गीत। और गीत के आश्रय कोई सुरों को जोड़ता हुआ एक नाम आपके जहन में आएगा तो वो लता मंगेशकर का ही आएगा। लता मंगेशकर भारत की एक ऐसी पहचान है जिसके ना होने का मतलब शायद हर किसी के जहन में एक खोखलापन समा जाता है। और ध्यान दीजिए, गांधी का जिक्र हो, गंगा का जिक्र हो या लता मंगेशकर का जिक्र कर लीजिए, आप इन तीनों के जिक्र के बगैर जिंदगी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत की धमनियों में यह तीन शब्द लगातार रेंगते हैं, चलते हैं। और उस पर संगीत और सुर का पुट लिए हुए लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है। यह कल्पना के परे है कि भारत की जमीन से कभी गंगा लुप्त हो जाए। और शायद 1948 में किसी ने सोचा नहीं था महात्मा गांधी ना होंगे तो यह देश कैसा होगा। लेकिन आज लता मंगेशकर को लेकर कमोवेश यह देश उतना ही भावुक है, उतना ही एकाकीपन में समा गया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कई पीढ़ियों ने लता मंगेशकर के गीतों के जरिए इस देश की युद्ध विभीषिका, उसके भीतर की त्रासदी, उसके दर्द को समझा, तो दूसरी तरफ प्रेम के परवान को भी देखा, प्यार करना भी सीखा, एकाकीपन भी आया। यानी जितने रस हो सकते हैं हर रस को समेटे हुए लता मंगेशकर 7 दशक तक 30,000 गीत 36 भाषाओं में असंभव है। दुनिया का कोई भी प्रतिष्ठित मंच ऐसा बचा नहीं, यहां तक कि ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय मंच अल्बर्ट हॉल में भी पहली तौर पर अपनी पहचान लिए लता मंगेशकर को ही मौका मिला था। लता मंगेशकर बनी कैसे? लता मंगेशकर की जिंदगी के वह कौन से क्षण थे जिसे उन्होंने इस बारीकी से देखा कि तमाम किताबें, जब भी लता मंगेशकर पर जितनी भी किताबें लिखी गई, जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए, उनका जिक्र जरूर किया। लता मंगेशकर की इस सफर को आज समझने के लिए हमें लगता है शुरुआत तो हमें नेहरू की आंखों में उस आंसू से करनी चाहिए जो उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में जब लता मंगेशकर गा रही थी, ऐ मेरे वतन के लोगों, 27 जनवरी 1963। उसके डायरेक्टर महबूब खान वहीं पर मौजूद थे और इस गीत को सुनने के बाद जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए, जो सार्वजनिक तौर पर कभी रोना पसंद करते नहीं थे और चाहते भी नहीं थे कोई सार्वजनिक तौर पर रोना शुरू कर दे। लेकिन उस दिन वह खुद को रोक नहीं पाए और उसके बाद उन्होंने महबूब खान से कहा, मुझे जरा उस लड़की से मिलवाइए। लता मंगेशकर मंच के पीछे कॉफी पी रही थी। महबूब खान उनके पास पहुंचे और कहे, पंडित जी मिलना चाहते हैं। किताब में दर्ज दस्तावेज बताते हैं कि जब महबूब खान पहुंचे लता को लेकर तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा, यह रही हमारी लता, आपको कैसा लगा इसका गाना? जवाहरलाल नेहरू बोले, बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरी आंखों में पानी ला दिया। और फिर उसके बाद लता मंगेशकर को गले लगा लिया। इस गाने के मास्टर टेप को तुरंत विविध भारती स्टेशन पहुंचाया गया और उसके बाद एचएमवी ने रिकॉर्ड बनाया और यह दुनिया के लिए और भारत के लिए तो नेशनल रेज के गाना हो गया। यह पहचान है भारत की, जो गीतों के आश्रय जिंदगी नहीं बल्कि देश को लेकर चलती है। लता मंगेशकर ने एक ऐसी पहचान दी। 1964 में दोबारा नेहरू जब मुंबई गए थे और मुंबई जाने के बाद वहां पर जो बैब्रॉन स्टेडियम है, वहां पर पता चला कि लता का कंसर्ट है, तो वहां पर वो सुन रहे थे। वहां पर लता मंगेशकर ने गीत गाया था, अभी रूठ कर कहां जाइएगा। यह फिल्म आरजू का गीत है। लेकिन नेहरू ने एक बार फिर कहा, अपनी ख्वाहिश जाहिर की, ऐ मेरे वतन के लोगों, मैं सुनना चाहता हूं। यह नशा नहीं है, यह दीवानगी नहीं है, यह शब्दों को सुरों में पिरोने की एक ऐसी ताकत है जो किसी क्रिस्टल क्लियर की तरह, मीठे मोती की तरह आपके सामने उभर कर आ जाए और आप नकार नहीं सके। और ऐसे कई मौके लता मंगेशकर की जिंदगी में आए हैं। लेकिन इस सफर पर चलते समय एक बात जहन में जरूर रखिए, पहली बार भारत के भीतर में आजादी के तुरंत बाद रेडियो पर गीत, फिल्मी गीत नहीं बजते थे और पहली बार जो गीत रेडियो पर बजा वो रेडियो सिलोन नहीं था, बल्कि लता मंगेशकर का गाना रेडियो गोवा था। वो गोवा उस समय पुर्तगालियों के पास था। 1950 में जो गीत बजा था उस समय, आएगा आने वाला,
यह गीत बजा था और इसके बाद दीवाने हो गए जिसने भी इस गीत को सुना था। ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत बाद में फिल्मी संगीत को बजाना शुरू किया, उस वक्त मनाही थी। किस्से कई हैं, इन किस्सों का जिक्र किताबों में ही दर्ज है। इन किताबों के आश्रय हम कई किताबों को इस दौर में पलटते रहे तो एक जानकारी यह भी निकल कर आई थी, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज अमृतसर गए थे बड़े गुलाम अली साहब से मिलने के लिए, और उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो ट्रांजिस्टर पर एक गाना बजने लगा। वो गाने के बोल थे, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। संवाद रुक गया। बड़े गुलाम अली साहब उस गीत को सुनते रह गए। जैसे ही गाना खत्म हुआ उनके जुबान से सिर्फ इतना ही निकला, कमबख्त, कभी बेसुरी होती ही नहीं। लता कभी बेसुरी कभी नहीं हुई। चाहे वो दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित करने का काल हो या भारत रत्न का ऐलान करने का वक्त हो, चाहे वह पहला गीत हो महल का जिससे उनकी पहचान बनी, शायद आर्थिक तौर पर संपन्नता सही मायने में बरसात के गीतों के बाद निकली। गरीबी और मुफलिसी भी अपने तौर पर बाखूबी लता मंगेशकर के परिवार ने उस काल में देखा है जिस काल में भारत को आजादी नहीं थी। और यह भी बहुत कम लोग जानते हैं, लता मंगेशकर कमाने के लिए एक्टिंग तक करने लगी। 8 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की थी। हम उन बातों का जिक्र करें उससे पहले हमें लगता है कि नसीर मुन्नी कबीर की जो किताब है लता इन हर ऑन वॉइस, इसमें वो उसका संवाद है लता मंगेशकर से, और वो बताती हैं कि उनके भीतर जो संगीत था वो बचपन में पिता को सुन के कैसे आ गया। पंडित दीनानाथ मंगेशकर जो लता मंगेशकर जी के पिता, वह गीत सिखाया करते थे, शागिर्द घर में आते थे। और एक दिन जब उनकी उम्र महज 5 साल का, यानी हम आपसे जिक्र जब कर रहे हैं 1934 का जिक्र कर रहे हैं, 5 साल की लता मंगेशकर एक शागिर्द को वह पूरिया धनाश्री राग समझा रहे थे, बता रहे थे। और उस बीच में जब वो बाहर गए तो वो शिष्य जो था वह राग पूरिया धनाश्री अपने तौर पर गाने लगा। तो बाहर खेलती हुई लता मंगेशकर के कानों में जब वो आवाज पहुंची तो वह कमरे में आई और उन्होंने बताया, ये गीत आप ठीक गा नहीं रहे हैं, इसको इस तरीके से गाइए। और इस संवाद को दरवाजे की ओट में पिता दीनानाथ मंगेशकर ने सुन लिया। और अगले दिन लता मंगेशकर सी मां से कहा उन्होंने कि हमें पता ही नहीं था, हमारे घर में भी एक अच्छी गायिका है। और अगले दिन सुबह 6 बजे उठाया लता मंगेशकर को, कहा तानपुरा उठाओ, और शुरुआत राग पूरिया धनाश्री के साथ ही उन्होंने की। किताबों में कई बातों का जिक्र है। हरीश भिवानी की एक किताब है लता दीदी अजीब दास्तां है। इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि लता जब गाती थी तो शब्दों के बीच में जब सांस कोई लेता है तो उस सांस को कैसे उस माइक से दूर किया जाए, यह उन्होंने अनिल विश्वास से सीखा, जिन्होंने कहा कि 2 शब्दों के बीच सांस लेते वक्त हौले से अपना चेहरा जो है माइक्रोफोन से कैसे आप दूर ले जाइए और फिर सांस ले लीजिए तो दोबारा यथास्थान पर आकर गाने लगिए। एक किताब मशहूर संगीतकार रामचंद्रन की भी है, सी रामचंद्रन, उनकी आत्मकथा है। उस आत्मकथा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि देखिए, गीत संगीत और कलाकारों के लिए सरहदें मायने नहीं रखती है। कैसे मायने नहीं रखती है, इसका एक बड़ा सुंदर वाकया उन्होंने जिक्र किया है। 1952 में अमृतसर गई थी लता मंगेशकर। उन्होंने चाहा कि नूरजहां से उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि उनके जहन में वही बातें थी। आपको जानकर हैरत होगी, विभाजन या आजादी के बाद 1948 में जब महल फिल्म आई थी, उस महल की जो गीतों की शूटिंग हो रही थी वह लाहौर में हो रही थी, लाहौर में हुई थी। और वहां पर किसने कहा कि हम इस पे आए, पहले इस किस्से को सुनिए। रामचंद्रन लिखते हैं कि नूरजहां से मिलने की उन्होंने इच्छा जाहिर की और यह सोचकर की कि दरअसल 2 ही घंटे की दूरी पर तो लाहौर है। तब उस टेलीफोन लगाया गया। लता मंगेशकर ने नूरजहां से बात की, 1 घंटे बात की फोन पर, और उसके बाद तय हुआ कि दोनों वाघा बॉर्डर पर मिलेंगे। वही वाघा बॉर्डर जहां पर आज दोनों देशों की फौजों की तैनाती भी है और हर शाम वहां पर सेना की आवाजाही, वहां पर नो मैन्स लैंड के तौर पर पहचान है। एक छोटी सी जगह है जहां नो मैन्स लैंड की पहचान के तौर पर है। नूरजहां वहां से आई, लता मंगेशकर यहां से गई, और उस नो मैन्स लैंड पे जैसे ही नूरजहां ने लता मंगेशकर तो दिला, एक झटके में उन्होंने अपने में समेट लिया। और उस वक्त के बारे में किताब में लिखते हैं कि दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे।
हम लोग भी जो ये नजारा देख रहे थे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, यहां तक कि दोनों तरफ के सैनिक भी रोने लगे। यह नूरजहां और लता मंगेशकर की मुलाकात के क्षण का जिक्र है। नूरजहां लता के लिए लाहौर से बिरयानी और मिठाई लेकर आई थी। उनके पति भी साथ आए थे। लता मंगेशकर के साथ उनकी दो बहन मीना और उषा दोनों गई थी और साथ में एक दोस्त मंगला थी, वह भी गई थी। यानी सरहदें कैसे टूट जाती है संगीत और सुर के आसरे, यह कहीं उस नो मैंस लैंड में और दोनों तरफ खड़े हुजूम की आंखों में आंसू के जरिए भी देखा गया। बड़ी क्रिकेट की शौकीन थी लता मंगेशकर। डॉन ब्रैडमैन ने अपनी तस्वीर हस्ताक्षर करके लता मंगेशकर को दी। लता मंगेशकर गाड़ियों की भी शौकीन थी। कुछ लोगों को याद आता है वीर ज़रा का गाना, जो हाल में तो एक लंबा सफर है, चाहे वो वहीदा रहमान हो, मीना कुमारी हो, मधुबाला हो, रेखा हो, किसी भी गीतों को आप ढालते चले जाइएगा, जया भादड़ी हो, जो भी गीतों को ढालिएगा उसमें आपको लता की आवाज पीछे अगर हटा दीजिए तो सब अधूरी लगेंगी। यह है भारत के संगीत के सफर का अपनी पहचान। फिल्मों से अगर गीत, संगीत और सुर को हटा दीजिए तो फिर लगेगा अधूरा है सब कुछ। और यही सब कुछ धीरे धीरे पालते हैं शायद कवि की मौजूदगी, सुरों में ढालना, संगीत का देना। भारत की रगों में और क्या दौड़ता है? यही तो प्रेम है, यही तो इश्क है, यही तो जुनून है, यही तो देश प्रेम है और यही तो देश के लिए मर मिटने की सोच होती है। इसको जिया है बॉलीवुड ने, इसको जिया है फिल्मों ने, इसको जिया है कलाकारों ने, इसको जिया है संगीतकारों ने, लेखकों ने, कवियों ने और सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने भी उस पहचान को छुआ है जिस पहचान को दुनिया का कोई संगीतकार छू नहीं पाता है। यह है लता मंगेशकर की पहचान। और हम जब जिक्र कर रहे हैं कि उनको कारों का भी शौक था, जब बहुत कम कमाती थी, उससे पहले की परिस्थितियों में आए, जब कमाना शुरू कर दिया तो बरसात से ही उनको सही मायने में कीमत उनकी बढ़ने लगी। और फिल्म संगम में 1960 में जो फिल्म बनी थी, 2000 रुपए गीत के मिलते थे। उससे पहले 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, तब उन्होंने हिलमैन खरीदी थी। और संगम के बाद उन्होंने शेवरलेट खरीदी। और वीर ज़रा का जो हम जिक्र आपसे करना चाह रहे थे, उन्होंने यश चोपड़ा से कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा आप मेरे भाई हैं, मैं कैसे आपको पैसा लूंगी। तो यश चोपड़ा ने उन्हें मर्सिडीज दी। और उसी मर्सिडीज में आखिरी दिनों में लता मंगेशकर कहीं भी जाती थी तो उसी मर्सिडीज से जाती थी। जानकर हैरत होगी लता मंगेशकर की फेवरेट किताबें कौन सी है। उनकी फेवरेट किताबें जासूसी है, वह भी शर्लक होम्स से जुड़ी हुई हैं। उनके अपने घर के शेल्फ में शर्लक होम्स की किताबें आपको मिल जाएगी। उन्हें पसंद क्या है? बड़ा आम पसंद है, जलेबी और समोसा। और जब आप दूसरे भोजन पे आइएगा तो आपके जहन में आएगा जो उन्होंने अपना जिक्र किया है, उसमें उनको इंदौर के गुलाब जामुन और दही बड़ा, उनका जन्म इंदौर में ही हुआ है। उनको गोवा की जो फिश करी है या समुद्री झींगे हैं, यह भी बहुत पसंद है। इन बातों का जिक्र उन्होंने 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने के बाद लिए गए इंटरव्यू में जब उनसे उनकी पसंद के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने जिक्र किया था। हालांकि यह जिक्र 2001 में भारत रत्न मिलने के वक्त भी किया गया। एक किताब है वाणी प्रकाशन से, उसको यतीन्द्र ने कई चैप्टर्स, उसमें लेखक जो है उन्होंने कई तरीके से इंटरव्यू लेकर लिखा है। और उन्होंने उसमें जिक्र किया कि लाहौर में जब शूटिंग चल रही थी, बॉम्बे टॉकीज में जद्दन बाई और नरगिस दोनों मौजूद थी। बॉम्बे टॉकीज लाहौर में था जिसका हम जिक्र आपसे करना चाह रहे थे। और एक गाना उसमें वो कहती हैं, मैंने वही गाना वहां पर अपना गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया, जद्दन भाई ध्यान से सुन रही थी। बाद में मुझे बुलाकर कहा, इधर आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा जी लता मंगेशकर। अच्छा तुम मराठन हो ना? जी हां। इस पर जद्दन बाई खुश होते हुए बोली, माशाअल्लाह। क्या? बगैर कहा है, बगैर एक शब्द को लेकर जद्दन बाई अंदर से हिल गई। बोले ये है सुर। और अगर उस गीत में आइएगा तो उस गीत का एक गाय लाइन है, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहा है। इस बगैर शब्द को लेकर उन्होंने कहा मेरी तबीयत खुश हो गई, खास तौर से जो तलफ्फुज हर किसी का नहीं होता बेटा, तुम निश्चित एक रोज बड़ा नाम करोगी। लता मंगेशकर की अपनी पहचान के साथ जब हम इसे जीना शुरू करते हैं तो हमें लगता है बचपन के वह दिन जो संघर्ष के दिन थे। गरीबी और मुफलिसी भी अपने तौर पर देखी है दीनानाथ मंगेशकर। उनकी 5 संतानों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर। पिता के पैसे भी डूबे,
फिल्म थिएटर कंपनी बंद भी करनी पड़ी। परिवार इंदौर से पूना भी आया। सांगली में जो उनका अपना पुश्तैनी घर था, कर्ज वसूली के लिए उसे नीलाम भी कर दिया गया। और पिता की मौत 1942 के बाद वह बम्बई आ गई परिवार के साथ पूना से। और बम्बई आकर उन्होंने 40 के दशक में जो फिल्में कुछ काम करना शुरू किया, ये बहुत कम लोग जानते हैं। 8 फिल्मों में उन्होंने काम किया, कुछ मराठी कुछ हिंदी। जो पहली फिल्म 1943 में मराठी फिल्म थी गजभाऊ, उस फिल्म के कुछ शब्दों को उन्होंने गीत में तब्दील किया और वो फिल्म का पहला गीत था। जो कुछ शब्द और लाइनें इस फिल्म में जो फिल्माए गए वो गीत के तौर पर उभर कर आए। और वो 1947 तक एक लिहाज से एक्टिंग करती रही और उनको एक्टिंग में 200 रुपये महीने वो कमा पाती थी उस पीरियड में। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी थी, परिवार की गरीबी मुफलिसी उनके साथ सिमटी हुई थी। लेकिन नसीर मुन्नी कबीर के इंटरव्यू में उन्होंने एक जगह जिक्र किया, मुझे अभिनय करना कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो मेकअप करना, लाइट, लोग आपको या डायरेक्टर आपको निर्देश देता है, यह बोलो, यह कहो, डायलॉग इस तरह से बोलो, इस तरह से बोलो। बोले इन सब बातों को सुन के मैं खुद को बड़ा असहज महसूस करती थी। और एक बार तो एक निर्देशक ने कहा कि तुम्हारी भौवें बहुत भारी हो गई हैं, इसे आपको कटवाना पड़ेगा। बोले मेरे लिए ये सदमे के समान था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो मैंने उस भौवों को भी छोटा करा लिया। लेकिन उसके बाद जब फिल्म का जो सफर शुरू हुआ, चाहे वो महल की फिल्मों के गीत याद कर लीजिए, और एक लंबी फहरिस्त है, कौन से गीत आपके जहन में ऐसे नहीं आएंगे, या किसी भी फिल्म का नाम लेंगे तो उस फिल्म के नाम लेते ही आपके जहन में वहां के गीत गूंजने लगेंगे। पाकीज़ा कौन भूल सकता है। मधुबाला की उस अदाकारी के पीछे जो गीत बज रहे हैं, उसमें जो सुर है वो अपने तौर पर और किसी के नहीं, लता मंगेशकर के हैं। मजबूर, आवारा, मुगले आजम, मीना कुमारी उधर, मधुबाला इधर मुगले आजम में। पाकीज़ा में मीना कुमारी, मुगले आजम में मधुबाला। श्री 420, आराधना, राजेश खन्ना की फिल्मों को भी गीत के जरिए जाना जाता है, लेकिन उसमें जो नायिकाओं की आवाज है वह लता मंगेशकर की आवाज को आप भुलाए नहीं भूल सकते। किसी भी गीत को गुनगुना के देख लीजिए, होते होते जब आइएगा तो आपके जहन में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी आ जाएगा, डीडीएलजे। यानी राज कपूर से लेकर गुरुदत्त हो या कमाल अमरोही हो या फिर मणि रत्नम हो, और होते होते करण जौहर तक आ जाइए, हर पीढ़ी को देखा समझा होगा भारत की पहचान क्या है। भारत की पहचान परिवार है, भारत की पहचान गीत संगीत है, भारत की पहचान सरोकार है, भारत की पहचान देश की सांस्कृतिक सामाजिक स्थितियां हैं। भारत की पहचान उसमें निजी हुनरपन का होना और देश के लिए मर मिटने का जज्बा भी होता है। भारत की यही तो पहचान है। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां को जब अमेरिका में कहा गया आप यहां रह जाइए, उन्होंने कहा रह तो जाऊंगा, लेकिन आप गंगा कहां से लाएंगे और काशी कहां से लाएंगे, वहां से बाबा को आप कैसे लाएंगे। हिटलर ने ध्यानचंद को कहा था यहीं रह जाओ, उन्होंने बोला कैसे रह जाऊं, मुझे तो अपना देश प्यारा है, मैं उसको छोड़कर कैसे यहां रह सकता हूं। यह भारत की पहचान लिए हुए जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपने तौर पर पहचान दिलाई, उसको देखते देखते जब आप इन स्थितियों में जाते हैं तो लता की अपनी पसंदीदा फिल्मों की एक लंबी कतार है। लेकिन सोचिए हॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म थी जिसको इन्होंने इंटरव्यू में जिक्र किया कि यह मुझे एक बेहतर पसंद है। 2 फिल्मों का जिक्र वो अक्सर करती थी, द किंग एंड आई, और दूसरी फिल्म थी सिंगिंग इन द रेन। यह भी उनके इंटरव्यू का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। और सोचिए 1979 ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में रैन ऑर्केस्ट्रा के साथ जब उन्होंने गाना गाया तो दुनिया ने उनसे सुना। भारत की पहचान को समेटे हुए बहुत चंद लोग होते हैं जिन्हें किसी सम्मान को यह कहकर नहीं देना पड़ता है कि हम आपको नवाज रहे हैं, बल्कि भारतीयता अपने तौर पर हर युगों और कालखंड में जिनकी शिराओं में बहने लगे वही भारत होती है। और भारत लता मंगेशकर में खुद को देखता रहा है और आने वाले कालखंड में भी देखता रहेगा। श्रद्धांजलि लता दीदी को, नमन लता मंगेशकर को। भारत इस वक्त राष्ट्रीय शोक में है, लेकिन यह शोक कहीं ना कहीं जिंदगी के उस हिस्से से जुड़ा हुआ है जिस हिस्से को हर किसी ने अपने भीतर समेट लिया है और वह उसे त्यागना नहीं चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।